Hello, students. How are you? Hope you are doing fine. Okay. So the previous session ended with definition of Adam Smith and Alfred Marshall for economics. Adam Smith says economics is a science of wealth. Alfred Marshall says economics is a science of welfare. ये बीमारी बहुत पुरानी है, जैसा मैंने आपको कहा था कि एक इकोनॉमिस्ट आके दूसरे इकोनॉमिस्ट को बोलेगा कि आपने जो डेफिनेशन दिया वो गलत है, और वही चीज को हम आगे बढ़ाएंगे आज. वी आर गोइंग टू सी नाउ द थर्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज गिवन बाय लायोनेल रॉबिन्स ऑन योर स्क्रीन. लायोनेल रॉबिन्स तीसरे इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने इकोनॉमिक्स की तीसरी डेफिनेशन दी. ठीक है कि इकोनॉमिक्स क्या है. उन्होंने अपनी किताब को लॉन्च किया था इन 1931. ही रोट अ बुक जिसका नाम क्या था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, सो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स मीनिंग टू से कि इकोनॉमिक्स कैसे बिहेव कर रहा है, ह्यूमंस कैसे बिहेव कर रहे हैं, बराबर, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इंसान की जिंदगी में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. इस पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. साइंस मीन्स यस, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलने वाला, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर. एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी, है ना, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पीपल ऑन दिस प्लैनेट. हमको ये प्लेनेट पे भेजा ही क्यों भगवान ने, वो भी सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी ब्यूटीफुल दुनिया बनाई थी जिसमें आपको मैंने लॉन्च किया था, और आज देखो आपने इस दुनिया का क्या हाल बना रखा है. ह्यूमन बींग्स, उनका बिहेवियर अपनी वांट्स को लेकर, अपने रिसोर्सेज को लेकर क्या होता है, ये समझने की कोशिश लायोनेल रॉबिन्स ने करी है. आगे पढ़ें. विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर के बाद एज अ रिलेशनशिप बिटवीन ends, that is desires. Now it is very very simple to know and accept this, that human desires are unlimited. हमें कभी भी किसी बात का satisfaction होता नहीं है. We always want more and more from life. हम उस बात का जश्न नहीं मनाते कि हमारे पास क्या है, हम उस बात का अफसोस करते हैं कि क्या क्या हमारे पास नहीं है. डिजायर्स विच आर अनफुलफिल्ड, इफ यू रिमेंबर, कामा दैट इज डिजायर. जो पहला पुरुषार्थ हमने देखा था अकॉर्डिंग टू कौटिल्य. तो ये भी वही पढ़ रहे हैं. सी अल्टीमेटली सब लोग पढ़ क्या रहे हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में ही रिसर्च कर रहे हैं, उसी से ये सारी डेफिनेशंस निकल के आई हैं. एंड आगे पढ़े हैं. स्केर्स मीन्स, ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय स्केर्स. सुना है ये शब्द पहले कभी? स्केर्स मीन्स यस, स्केर्सिटी, किसी भी चीज की कमी होना. ठीक है, सो स्केर्सिटी किस चीज की है, मीन्स की है. मीन्स व्हाट. ठीक है, मीन्स मतलब जो रिसोर्सेज आपके पास हैं वो. कई बार आप लोगों ने शायद अपने घर में ये सुना हो अपने पेरेंट्स को बोलते हुए कि દીકરા બે છેડા આપણા ભેગા થતા નથી, थोड़ी मुश्किल पड़े છે. व्हाट डू यू मीन बाय બે છેડા? ये दो एंड्स क्या हैं? एक तरफ हमारी फैमिली का खर्चा है, दूसरी तरफ हमारी फैमिली की इनकम है. इनकम का एक्सपेंस के साथ मैच होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जब ये नहीं होता है मिडिल क्लास फैमिलीज में, पुअर क्लास फैमिलीज में, है ना, लोअर मिडिल क्लास में, तब ये स्टेटमेंट करता धरता के मुंह से बाहर निकलता है. द हेड ऑफ द फैमिली सेज दिस, दैट वी आर नॉट एबल टू मीट ends. Now why? What is the reason? Because expenses are more and income is less. Or you can say that our desires are more and the means to satisfy those desires are less. Yes, now we have got it. So desires अपनी क्या करवाती हैं, खर्चा, और मीन्स कहां से जनरेट होते हैं, अपनी इनकम से. ओके,
और दोनों के बीच में मैच होना बहुत जरूरी है, ठीक है, फॉर सर्वाइवल, फॉर टेकिंग दिस लाइफ अहेड। फाइन। स्केर्स मीन्स हो गया था अपना, विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, मतलब प्रॉब्लम खाली ये मीन्स स्केर्स है वो नहीं है, इन मीन्स के भी एक से ज्यादा यूज है, वो प्रॉब्लम है। और ये सारी प्रॉब्लम को स्टडी किसने किया है? लायोनेल रॉबिन्स ने। ये सारी प्रॉब्लम्स को बताने वाला कौन है? लायोनेल रॉबिन्स, ठीक है। सो इसी डेफिनेशन को हम आगे लेके जाते हैं, थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। चलिए, पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब इसके अनलिमिटेड होने के पीछे काफी सारे रीजंस हैं, ठीक है। रीजन नंबर 1, ह्यूमन नेचर ऑफ वांटिंग मोर एंड मोर। सो वी ऑल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट वी वांट मोर एंड मोर। हम पूरी दुनिया जीतना चाहते हैं, हमारे अंदर एक डिजायर्स का सैलाब है जो कब का उठ चुका है। आप बचपन में एक छोटी सी टॉफी से खुश हो जाते थे, आज वही टॉफी आपको खुश नहीं कर पा रही है, आपकी डिजायर्स चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि अब आपको जिंदगी से कुछ ज्यादा चाहिए। इस इमोशन को फील करने के लिए हम अभी एक सॉन्ग साथ में सुनेंगे, उसको फील करेंगे ऑन योर स्क्रीन। जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीते जाऊं, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। मान जा ऐ खुदा, कितनी सी है दुआ, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा। मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। सारी दौलत, सारी ताकत, सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। तो क्या देखा आपने? कितना सारा अपनी जिंदगी से मांग रहा है और फिर क्या बोल रहा है? बस इतना सा ख्वाब है। और इसका तो ये ख्वाब सही भी हुआ है। शाहरुख खान की हम बात कर रहे हैं। किसने सोचा था? ये शाहरुख खान, जिसको फिल्म इंडस्ट्री में एंटर होते ही रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। हीरोइंस वर रिफ्यूजिंग टू वर्क विथ हिम, क्योंकि उसकी शक्ल ठीक ठाक नहीं लगती थी उनको। और फिर देखो, वो इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बना। So he traveled this journey and he was also willing to work more and more because his wants were also, yes, more and more, and his wants are very much unlimited just like us, क्योंकि हमें भी अपनी जिंदगी से बहुत कुछ चाहिए। वो हासिल करते करते हम मर जाएंगे, लेकिन अपने डिजायर्स को हम काम नहीं करेंगे। नाउ सेकेंड इज recurring nature of wants. Oh my god. So there are certain wants which are recurring also. What do you mean by recurring? Recurring means reoccur. It occurs again and again and again. Oh my god. तो ऐसी कौन सी wants होती हैं? बहुत ही बेसिक है, आपकी स्क्रीन पे। Yes, the want of having food is what? Recurring. क्योंकि आप लोग खाना आज खा लिए, क्या ये हमेशा के लिए हो गया? नहीं। सुबह खाना खाया तो दोपहर को वापस खाना खाओगे,
दोपहर के बाद शाम को वापस नाश्ता करोगे, नाश्ता करने के बाद रात को वापस डिनर करोगे, तो ये वांट्स क्या है? अनलिमिटेड इसके कारण भी है क्योंकि these wants are recurring in nature, it occurs again and again and again। और मैं ये नहीं कहता कि इसमें कुछ गलत है, ये अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी है, मैं खाली आपको रीजंस बता रहा हूं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड क्योंकि कुछ वांट्स आर रिकरिंग। ठीक है, फिर आपकी स्क्रीन पे एक और फोटो। यस भाई, नहाना तो पड़ेगा ना, सर नो, और हर रोज हम नहाते हैं कि एक बार नहा लिया मतलब ये जिंदगी का हो गया, ऐसा नहीं होता, हर रोज नहाते हैं। आजकल कोरोना में तो 2-2 बार नहाते हैं, जब भी घर से बाहर निकलते हैं वापस आके नहाते हैं, और बाहर निकलने से पहले भी नहाना पड़ता है। यस और नो? सो द वांट ऑफ बेथिंग इज ऑल्सो ऑन रिकरिंग बेसिस। हर रोज लगातार सुबह शाम हम नहाना प्रिफर करते हैं, जिस कारण से ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बिकॉज दिस वांट इज ऑल्सो रिकरिंग वांट। फिर ऑन योर स्क्रीन, ओ माय गॉड, पार्टी में जाना। क्या आपका अकेले का बर्थडे सेलिब्रेट होता है आपकी पूरी फैमिली में, आपके पूरे फ्रेंड सर्कल में? नहीं, सब लोग अपना बर्थडे मनाते हैं। और ये बर्थडे क्या जिंदगी में खाली एक ही बार आता है, या साल में किसी एक का ही बर्थडे सेलिब्रेट होता है? नहीं। सो द वांट ऑफ गोइंग टू पार्टीज ऑल्सो इज व्हाट? रिकरिंग इन नेचर, इट हैपेंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो कितना बड़ा है। ठीक है, फिर यस, गोइंग ऑन अ वेकेशन, क्योंकि हर दिवाली पे हम वेकेशन में जाना प्रेफर करते हैं। पहले एक जमाना था जब दिवाली में लोग घर पे ही रहते थे और एक दूसरे के घर जाते थे टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, नेक्स्ट डे हैप्पी न्यू ईयर बोलने भी जाते थे। आज देखो सिचुएशन क्या हो गई, दिवाली के टाइम पे कोई घर पे रहता ही नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट एट होम ड्यूरिंग दिस दिवाली वेकेशन। और समर वेकेशन भी आता है, मतलब साल में 2 ट्रिप्स होती हैं, एक फॉरेन ट्रिप, एक डोमेस्टिक ट्रिप। हमारे टाइम पे तो कैसा था कि समर वेकेशन में मामा के घर, ठीक है, और दिवाली वेकेशन में हम लोग घर पे रहते थे। सो वेकेशन भी हमारे टाइम पे 3 या 4 साल में एक बार होता था। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कैसे फटाफट चेंज हुआ, तो उसका ये जीता जागता नमूना है ये ट्रेंड, that we always want more and more, at the same time our wants which were not recurring are now also being made recurring। चलिए फिर आगे देखते हैं। ह्यूमन वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अला, कॉम्प्लीमेंट्री शब्द सुना है पहले? हे इधर, कॉम्प्लीमेंट्री शब्द सुना है? यस। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हमारे लिए क्या था? फ्री। इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, बराबर। एक साबुन लोगे तो एक साबुन फ्री मिलेगा। किसी होटल में बुकिंग कराते थे तो बुकिंग के साथ ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, है ना? यही अपने दिमाग में है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक के साथ कोई दूसरी चीज आएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ ह्यूमन वांट्स कुछ ऐसी होती हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अब ये कौन सी वांट्स हैं? लेट अस सी दैट। मान लो कि आपको चाय पीनी है, एक ही वांट है, आई वॉन्ट टू कंज्यूम टी, लेकिन ये एक चाय बनाने के लिए आपको दूसरी कितनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये आपको मालूम ही है, लेकिन लेट अस हैव अ रिकलेक्शन ऑफ द थिंग्स। ठीक है, सबसे पहला तपेली। यस, तपेली के अंदर क्या डालोगे? पानी। पानी के अंदर चाय की पत्ती, फिर डालोगे दूध, फिर शुगर, फिर बेटा गैस भी तो चाहिए ना, बनाओगे किधर चाय, है ना? अब आप बोलेंगे सर गैस स्टोव, ओके, वो चाहिए, और उसका कनेक्शन होना चाहिए, मतलब गैस पाइपलाइन भी लानी पड़ेगी, और सिलेंडर, पाइपलाइन नहीं है तो सिलेंडर भी लाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल लाना पड़ेगा। और बाद में चाहिए अपने को कप रकाबी, है सर नो, कप और रकाबी। ठीक है, तब जाके हम चाय एक वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो ह्यूमन वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मींस
एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हमें दूसरी बहुत सारी वांट्स को सेटिस्फाई करना पड़ रहा है। इस नेचर के कारण भी ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Wants increase with demonstration effect. Oh my God, what is the meaning of demonstration? कोई आके डेमो दे, बराबर वही ना, कि यू आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग पीपल, यू आर ऑब्जर्विंग द इंटरनेट, यू आर वॉचिंग थिंग्स ऑन टीवी। डेमोन्स्ट्रेशन कहां पे हो रहा है? या तो लोग आके करते हैं या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमारे सामने कुछ प्रेजेंट किया जाता है। सो इफ यू आर सिटिंग एट होम एंड वॉचिंग टीवी, तो टीवी में कई सारी एड्स आती हैं, एडवर्टीजमेंट्स, जो देखकर हम इन्फ्लुएंस होते हैं और उससे हमारी वांट मल्टीप्लाई होती है। जैसे एक्स इफेक्ट, देखा है कि नहीं? तो एक्स इफेक्ट में क्या बताते हैं? ये एक ऐसा डीओ है जो ऐसा स्प्रे करने का, और आसमान से एंजल्स उतरेंगी, तुम्हारी छत को फाड़ के वो तुम्हारे बाजू में होंगी। कई लोग इस एडवर्टीजमेंट को सीरियसली ले लेते हैं और मार्केट में जाके एक्स डिओड्रेंट लेके आते हैं, लेकिन इससे ऐसा कुछ बेटा होता नहीं है। ये मेजॉरिटी लोग को तो मालूम ही होता है, बट देयर आर सम पीपल हु स्टे इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो बोले अच्छा ये डीओ से एंजल आती है तो मैं ये डीओ लगाऊं, एंजल नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, अपने क्लास की पिंकी पड़ जाए तो भी चलेगा, लेकिन मत भूलना पिंकी है पैसे वालों की। तो बेटा पैसे के पीछे भागो, समझे? पढ़ो लिखो अच्छा कमाओ तो पिंकी अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। सो वांट्स इंक्रीज विथ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बराबर, फ्रॉम टेलीविजन। दूसरा, आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके सामने अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन करते रहते हैं। कान में बाली पहन के आएंगे, हाथ में वो कड़ा पहनेंगे, सोने की चेन डाल के आएंगे, एक जोरदार जैकेट पहनेंगे, अच्छी अच्छी फटी हुई जीन्स लाएंगे, है ना, फैशन में है वो। सो ये सारी चीज भी क्या है, देखो फ्रेंड्स अंदर अंदर देख रहे हैं एक दूसरे को। एक का डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट दूसरे की वांट्स को बढ़ाता है। एक फ्रेंड ने हेयर कट करवाया ऐसा, साइड से एकदम छोटे बाल, ऊपर से बड़े बाल, विराट कोहली जैसा, तो मैं भी कराऊंगा। एक फ्रेंड ने बियर्ड उगाई तो अब उस बियर्ड को मेंटेन करने के लिए जो ऑयल वगैरह रहता है वो भी मुझे चाहिए, मैं वो भी खरीदूंगा। एक फ्रेंड ने रातों रात दाढ़ी निकाल दी, फ्रेंच बियर्ड से मुच्छड़ बन गए, तो अब मुझे शेविंग करना है तो मैं भी उसकी वांट बढ़ाऊंगा। यस और नो? होता है कि नहीं होता? सो इफ demonstration takes place in front of you, then from that demonstration also increases your wants. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई वांट्स आर लिमिटेड, है ना, पॉइंट नंबर 2 ऑफ द सेम डेफिनेशन। 3 पॉइंट पढ़ने थे। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, वो हो गया, क्यों अनलिमिटेड है हमने समझ लिया। दूसरा, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई दीज वांट्स, दे आर व्हाट? लिमिटेड। अब ये रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, लेट अस सी दैट। सबसे पहला, टाइम। आपके पास अनलिमिटेड टाइम है? नहीं, टाइम इज वेरी वेरी लिमिटेड विथ यू, है ना। हर साल हम अपने आप को एक प्रॉमिस करते हैं कि इस साल हम पहले से पढ़ाई करेंगे, लेकिन क्या पहले से पढ़ाई हो पाती है? नहीं हो पाती है। हर साल आपको एग्जाम आती है ना, एग्जाम का डेट अनाउंस होता है, तब आपको लगता है कि नहीं यार हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ तो कर रहे हैं लाइफ में। ठीक है, सो एग्जाम की डेट अनाउंस हुई, उसके बाद 15 दिन पहले हम जागते हैं। और क्या टैलेंट है यार आप लोगों में, रातों रात सारा सिलेबस आप वाइंड अप भी कर देते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, है ना। कई लोग के खुद से आते हैं, कई लोग के बाजू वाले से आते हैं, कई लोग के आगे वाले से आते हैं, कई लोग के पीछे वाले से आते हैं, है ना, लोग तो है ही हमारे आगे पीछे। सो इफ यू से दैट टाइम is a resource and this time is having its own limitation, टाइम कितना भी मिल जाए हमेशा कम ही पड़ता है। और आप बोलते तो ऐसे हैं कि मुझे 2 दिन और मिल जाते ना तो मैं पूरी काया पलट देता, मैं रैंक ला देता अगर मुझे 2 दिन और मिलते तो। कुछ रैंक वैंक आने वाला नहीं है बेटा 2 दिन में। 100 दिन में नहीं हुआ, तुम 2 दिन में क्या कर लोगे? ठीक है, सो टाइम की हमेशा क्या होती है बेटा
कमी होती है, एंड इट इज ऑल्सो अ रिसोर्स, ओके, टू सेटिस्फाई व्हाट वांट्स। फिर आता है मनी, और ये दोनों ही हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम। टाइम भी लिमिटेड है और पैसा भी लिमिटेड ही है, ठीक है। चलिए, देन कम्स लैंड। ओ माय गॉड, लैंड इज लिमिटेड और अनलिमिटेड? लिमिटेड, क्योंकि एक ज्योग्राफिकल लिमिट है जिसके अंदर ही हमें ऑपरेट करना है, ओके। सो लैंड सबके पास अनलिमिटेड नहीं होता, लिमिटेड होता है। हाँ, कुछ अमीर लोग होते हैं। मेरा एक दोस्त था ऐसा, उसके फार्म हाउस पे मैं एक बार गया था, तो बोले कि जितनी दूर तक तुम देख सकते हो वो सारी हमारी ही जमीन है। हाँ, इसको बोलते हैं क्या? अनलिमिटेड पावर। अमीरों के पास बहुत पावर होता है, ठीक है। और मैं तो अमीर था नहीं, मेरे दोस्त थे, तो वो बताते थे, ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन करते थे मेरे सामने कि ये देखो जमीन, जहां तक देख सको वो जमीन मेरी है, ऐसा उसने मेरे को बोला था। एंड आई फेल्ट सो लो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि यार मेरे पास क्यों नहीं है, मेरा जमीन ये फ्लैट जो है शुरू होते ही खत्म क्यों हो जाता है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। फिर देन कम्स लेबरर्स। व्हाट डू यू मीन बाय लेबरर्स? ह्यूमन बींग्स ओनली, बट दे परफॉर्म विच वर्क? लेबर वर्क। ये भी एक रिसोर्स है, अपने देश के लिए ये एक रिसोर्स है, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने का एक जरिया है, क्योंकि हम या तो खुद काम कर सकते हैं या दूसरों से काम करवा सकते हैं। सो लेबरर्स भी बेटा क्या है? लिमिटेड है। आप सोचोगे नहीं नहीं नहीं, इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़, बट 140 करोड़ भी अनलिमिटेड नहीं होता। हाँ, ज्यादा है मैं मानता हूं, लेकिन ये भी क्या है? लिमिटेड है। अब वो लेबर को काम पे लगाओगे तब मालूम पड़ेगा कि उसको कितना काम आता है, कितना नहीं आता। सो ये भी एक रिसोर्स है विच इज वेरी वेरी लिमिटेड, ओके। देन कम्स यस इंफॉर्मेशन, डेटा, नॉलेज, विजडम। ये भी जरिया है पैसा कमाने का, लेकिन कोई इंसान के पास ये चीजें भी अनलिमिटेड है क्या? नहीं। सो इंफॉर्मेशन ऑल्सो इज लिमिटेड विथ एवरी वन ऑफ अस। नॉलेज इज लिमिटेड, विजडम इज लिमिटेड, गॉट इट। और ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ये जनरेट कर सकते हैं वेल्थ, ओके। या तो ये खुद वेल्थ है या तो वो ऐसी एबिलिटी रखते हैं वेल्थ कमाने की। सो स्किल्स जिससे हम वेल्थ कमा सकते हैं वो भी एक रिसोर्स है जो अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए काम में आ सकता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, यस, ठीक है। सो ऑल द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई वांट्स आर लिमिटेड। उसके बाद तीसरा, these resources have alternative uses. So now tell me, what is the meaning of alternative? एक से ज्यादा, many, multiple uses, ठीक है। On your screen, all the resources don't have a single use. A single resource can be used in many multiple ways, leading to what? Problem of choice. Let us discuss one by one. Time आपके पास है, ये टाइम आप कहां इन्वेस्ट कर सकते हो? फुटबॉल खेलने में, क्रिकेट खेलने में, पढ़ाई में, मूवीज देखने में, लेक्चर सुनने में, यस और नो? सो ऑल दीज आर मल्टीपल यूजेस ऑफ टाइम। अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने में, चिट चैट करने में, खाना खाने में, और ये कितने सारे यूजेस है टाइम के, और इसमें से मैं कौन सा चुनूंगा जो मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। फिर बात करते हैं लैंड की। सो लैंड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मल्टीपल पर्पजेस। एक जमीन पे आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर सकते हो, उस पे एक फैक्ट्री बना सकते हो, उस पे क्रिकेट का स्टेडियम बन सकता है, उस पे हॉस्पिटल बन सकता है, उस पे बहुत बड़ा होटल बन सकता है। अनगिनत यूजेस हैं जिसका कोई अंत नहीं है। इन सारे यूजेस में से हमें कौन सा यूज करना है ये हमें ही सिलेक्ट करना होगा, ये हमें ही चॉइस करनी होगी। तो उससे पहले जब तक ये चॉइस हम नहीं कर लेते, वी फेस अ प्रॉब्लम, यस और नो? लेबरर्स हैं, उसका भी अनगिनत यूज है। इंजीनियर बनाओ उसको, डॉक्टर बनाओ, सीए बनाओ, एमबीए बनाओ, बीकॉम बनाओ, यस और नो? उसको आप लेबर वर्क कराओ, उससे आप स्विमिंग करवाओ, उससे आप ओलंपिक्स में दौड़ करवाओ, यस और नो?
सो जितने भी रिसोर्सेज यहाँ पे है उन सबका ऑल्टरनेटिव यूज एक से ज्यादा पॉसिबल है। पैसा अच्छी जगह भी इन्वेस्ट हो सकता है, बुरी जगह भी इन्वेस्ट हो सकता है। पैसा आपने डोनेट किया किसी को, अच्छा काम है, ठीक है, लेकिन वही पैसा किसी बार में जाके उड़ा दिया, ये एक नेगेटिव यूज है। यस और नो? सो इफ यू से दैट these are the resources and these resources have alternative uses, तो मेरे सामने तो एक प्रॉब्लम आ गई ना, क्या, कि मैं कौन से ऑल्टरनेटिव यूज के लिए मैं जाऊं, ये मेरी समस्या है। दैट प्रॉब्लम इज नोन एज विच प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस, नेचुरल साइंस। इट डज नॉट टेल अस व्हाट इज गुड एंड बैड, एंड सो इट इज नॉट ए नॉर्मेटिव साइंस। ओके, इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझते हैं। इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है या नेचुरल साइंस है, इसका क्या मतलब है कि मैंने आपको बता दिया कि यह व्यक्ति है, लेकिन मैंने आपको यह नहीं बताया कि यह व्यक्ति की खूबी क्या है और इसकी खामियां क्या है। I introduced you with a person and I'm not telling you that what are his advantages and what are his limitations. I explain you that human wants are unlimited. The resources to satisfy them are limited, but I don't explain the proper utilization of these resources or how should I limit my wants. I don't say what is good, what is bad. I don't say what is ethical, what is unethical. Then I am just passing a general statement. Okay? अब नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है? वो ये बताता है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे लायनल रॉबिन्स इज स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर। लायनल रॉबिन्स इज स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर, हमने अभी देखा। So he studies how human behaves. He does not study of how human beings should ideally behave. मतलब ये आपका बिहेवियर है, ये बताया, लेकिन आपको असल में कैसे बिहेव करना चाहिए ये नहीं बताया, तो उसका ये साइंस किस काम का? ठीक है, सो लायनल रॉबिन्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स इज विच साइंस? पॉजिटिव साइंस, नेचुरल साइंस। It is not a normative science. It explains how a human behaves, but it does not explain how he should have behaved. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं। Next is limitations. जैसा कि हम जानते हैं हर इकोनॉमिस्ट ने जो भी डेफिनेशन दिया उसका लिमिटेशन है। So limitation number 1, economics can never be neutral regarding ends. तो जो उसका लास्ट पॉइंट था वही यहाँ पे वापस आया लिमिटेशन के तौर पे, बराबर, क्योंकि उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज विद साइंस, पॉजिटिव साइंस, एंड इट रिमेन न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। मतलब क्या रिसोर्सेज, क्या मीन्स, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या एथिकल, क्या अनएथिकल, मुझे उस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं दोनों की बातें सुनूंगा और आपको ये बताऊंगा कि ये चीजें हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा, तो उसका जो इकोनॉमिक्स का साइंस है वो क्या है? इनकम्प्लीट है। He does not give the complete information. Okay? So वो उसका एक लिमिटेशन बना। फिर नेक्स्ट पॉइंट, it has ignored macro concepts like unemployment, national income, etc. So it is too narrow. Okay? इस बात को समझते हैं। मैक्रो कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? बड़े कंसेप्ट, आगे हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल मैक्रो आपके लिए एक शब्द है और समझना है कि मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी तकलीफें आती हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, व्हेन देयर इज सरप्लस ऑफ लेबर, ये सामना हमें करना पड़ रहा है। यही साल कोरोना के कारण 12.5 करोड़ पीपल आर आउट ऑफ जॉब्स। 2.5 करोड़ पीपल आर नॉट पेड द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। यस और नो? समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, नेशनल लेवल के प्रॉब्लम्स हैं। तो इकोनॉमिस्ट जिसने क्रिटिसाइज किया ना लायनल रॉबिन्स को, वो ये बोला कि तुमने इसकी बात क्यों नहीं करी। अभी लायनल रॉबिन्स तो यार 1931 में इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहा है ना, उसने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि माइक्रो क्या और मैक्रो क्या।
खाली बताया जनरल टर्म्स में इकोनॉमिक्स. एंड फॉर हिम इकोनॉमिक्स वाज ओनली व्हाट ह्यूमन बिहेवियर. सो ही इग्नोर्ड बिग प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज काउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम. तो उसने इसको अपनी डेफिनेशन में शामिल क्यों नहीं किया, ऐसा दूसरे इकोनॉमिस्ट ने क्वेश्चन पूछा. ठीक है, और वही क्वेश्चन इसके लिए क्या बना, लिमिटेशन बना. ठीक है, सो इट इज टू नैरो. अब हम कुछ ऐसा सुनने जा रहे हैं जो पॉइंट नंबर 2 से एकदम अपोजिट है. ठीक है, लेट अस सी ऑन योर स्क्रीन. इट इज टू वाइड. Scarcity also prevails in social, political and religious fields. देखो बेटा कंफ्यूज ना होना, पहले लिखा है टू नैरो क्योंकि उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट कवर नहीं हुए. ठीक है, अब लिखा है इट इज टू वाइड. मतलब क्या, उसने क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्केर्सिटी. ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम आर स्केर्स. तो प्रॉब्लम किसका हुआ, स्केर्सिटी का हुआ. लेकिन स्केर्सिटी क्या खाली इकोनॉमिक्स में होता है क्या, नहीं, वो सोशल में भी होता है, पॉलिटिकल में भी होता है और रिलीजियस फील्ड्स में भी होता है. तो क्या हर प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? नो. सोशल में प्रॉब्लम यह है कि आप में मैनर्स की कमी है. आप प्रॉपर ढंग से अपने सोसाइटी वालों के साथ बिहेव नहीं करते. जब वो लिफ्ट में मिलते हैं उनसे हाय हेलो नहीं करते. आप में मैनर्स का स्केर्सिटी है. तो क्या ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया? फिर रिलीजन में भगवान का कमी है. सर भगवान का कमी, नहीं 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 नहीं, इंडिया में तो कोई कमी नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता है ना. लेकिन फॉलोवर्स की कमी है ना. सब लोग कुछ रेप्यूटेड भगवान को ही मानते हैं. यस और नो? सो रेप्यूटेड भगवान मतलब बड़े बड़े भगवान, गणपति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश. ठीक है, ये सब छोड़ो, वो सब जाने दो. रिलीजियस में हम नहीं जाते हैं डिटेल में. सो रिलीजियस में भी प्रॉब्लम्स हैं. कौन से प्रॉब्लम्स हैं? स्केर्सिटी के प्रॉब्लम्स हैं. वहां पर भगवान की कमी है. बहुत सारे फॉलोवर्स एक ही भगवान को मानते हैं. तो क्या ये रिलीजियस प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया? नहीं. हर प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी इज नॉट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. फिर पॉलिटिक्स में भी प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? अच्छे लीडर्स की कमी है. गुड लीडर्स आर नॉट अवेलेबल. तो क्या ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोल देंगे? नहीं बेटा, नहीं बोल सकते. सो इट इज टू वाइड, क्योंकि खाली क्या बोल के छोड़ दिया, स्केर्सिटी. बट स्केर्सिटी ऑल्सो प्रिवेल्स इन सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सिस्टम. तो ये सारे प्रॉब्लम्स को हम थोड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलेंगे. ठीक है, सो उस हिसाब से ये डेफिनेशन क्या हुई, वाइड डेफिनेशन हुई. ओके, आगे बढ़ते हैं. सरप्लस ऑल्सो लीड्स टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच इज इग्नोर्ड. सरप्लस, देखो ये इंसान के सामने कितना सारा वेट है, लेकिन क्या ये सारा वेट खुद अकेला उठा पाएगा? नहीं. हमारे सिर पे भी कितना सारा बर्डन है, सरप्लस है, प्रॉब्लम है. अपने देश में 140 करोड़ लोग हैं, सरप्लस लोग हैं, उससे भी कई सारी प्रॉब्लम होती है. पॉवर्टी की प्रॉब्लम, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम. क्या वो सारी प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं है? लेकिन लायनल रॉबिन्स के हिसाब से नहीं है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक्स खाली क्या है, स्केर्सिटी का इकोनॉमिक्स है. सरप्लस की सिचुएशन उसने सोची ही नहीं है. So, surplus also leads to economic problem which is ignored by Lionel Robbins. इसीलिए उसके डेफिनेशन को गालियां पड़ी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. पॉल सैमुएल्सन, ठीक है, चौथा इकोनॉमिस्ट एंड द लास्ट वन. ठीक है, लेकिन पॉल सैमुएल्सन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा. ये एक नंबर का कॉपी कैट है. क्या है? कॉपी कैट है ना, तुम्हारे जैसा, तुम में से कुछ लोगों जैसा. ठीक है, पॉल सैमुएल्सन नंबर 1 कॉपी कैट. उसके आगे 3 इकोनॉमिस्ट आए थे जो अपनी अपनी डेफिनेशन दे चुके. तो इसने क्या किया, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ हिज डेफिनेशन इज ईदर टेकन फ्रॉम इकोनॉमिस्ट 1 और 2 और 3, और इसीलिए इसका प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा रेलेवेंस नहीं है. ठीक है, ही इज अ कॉपी कैट. तो उसने कैसे चीजें कॉपी करी आपकी स्क्रीन पे अब भी आएगा. ठीक है, चलिए. ही रोट हिज बुक, भाई साहब ने बुक भी लिखी है,
फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस विच वॉज पब्लिश्ड इन 1947। मतलब हम यहाँ इंडिपेंडेंस की मारामारी कर रहे थे और ये भाई साहब वहां वेस्ट में बैठ के बुक लिख रहे थे। ठीक है, क्या बोला? ही डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज, देखना कैसे कॉपी होती है, इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी, है ना, उसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है तो हमने इसके कुछ टुकड़े कर दिए हैं। इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड द सोसाइटी। नाउ सोसाइटी किससे बनती है? बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू एंड मी, तो अलग अलग बताने की बेटा जरूरत नहीं थी, समझे पॉल सैमुअल्सन। चलो सेकेंड, एंड अप चूजिंग विथ और विदाउट यूज ऑफ मनी, मतलब साथ में पढ़ो, इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग विथ और विदाउट यूज ऑफ मनी। मतलब इन लोगों को, इस सोसाइटी को कुछ सिलेक्ट करना है, कुछ चूज करना है, या तो पैसों के यूज के साथ या तो पैसों के यूज के बगैर। ठीक है, क्या? यस, रिसोर्स एलोकेशन, ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे पढ़ो, टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। सो पीपल एंड सोसाइटी चूज with or without use of money what to employ scarce productive resources, जिसको हम आसान भाषा में दो शब्दों में क्या बोलेंगे? रिसोर्स एलोकेशन। मतलब ये उसकी डेफिनेशन में कुछ नया आया कि वो खाली रिसोर्सेज लिमिटेड है ऐसा नहीं बोल रहा। लार्नल्ड रॉबिन्स ने क्या किया कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, थप्पो करके चला गया। लेकिन पॉल सैमुअल्सन ने क्या बोला? डोंट वरी, इफ लिमिटेड रिसोर्सेज आर देयर, तब भी हमारी समस्या का समाधान आ सकता है। स्टिल वी विल बी एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स। और ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? बाय डूइंग प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का क्या मतलब होता है? आपकी जेब में 100 रुपया है, ठीक है, अब ये 100 रुपए में आप अपनी सारी वांट्स तो सेटिस्फाई नहीं कर लोगे, तो आपको अपनी वांट्स को प्रायोरिटाइज करना होगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि कौन सी वांट सबसे ज्यादा जरूरी है और कौन सी वांट सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है, कौन सा वांट नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे आता है, नंबर 3 पे आता है, उस हिसाब से आप इस वांट को सेटिस्फाई करो। आज नहीं तो कल आपकी दूसरी वांट भी नंबर 1 पे आएगी, तीसरी भी नंबर 1 पे आएगी, धीरे धीरे करके हम अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की पोजीशन में जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। व्हाट कैन आई डू? प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हील, मतलब दैट कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ये चेपा है उसने लार्नल्ड रॉबिन्स की डेफिनेशन से, इसमें कुछ नया नहीं बताया। ठीक है, अब यहां तक पूरा साथ में पढ़ते हैं। इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग विथ और विदाउट यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं ही, ये लार्नल्ड रॉबिन्स ऑलरेडी हमको बता चुके हैं, पॉल सैमुअल्सन को वापस रिवीजन कराने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, फिर देखो आपकी स्क्रीन पे एक फोटो आया, मछली छोटे से कंटेनर में से बड़े कंटेनर में जा रही है और लिखा क्या है? योर लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाय चांस, इट गेट्स बेटर बाय चेंज। तो आपका जो समय है वो लगातार चेंज हो रहा है और ये चेंजिंग टाइम्स के साथ ही हमें अपने आप को एडजस्ट करना है। सो इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, it is dynamic in nature to produce various commodities over time, that is what dynamism। तो पॉल सैमुअल्सन की डेफिनेशन में ये एक और नया पॉइंट आया कि क्या हम बहुत सारी कमोडिटीज प्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन it is not at a given point of time, it is over a period of time, that is called as what? Dynamism, dynamic, adaptive to changes। सो मछली जो कूदी उसको भी क्या करना है? चेंज करना है, छोटे कंटेनर में से बड़े कंटेनर में जाना है, तो कुछ रिस्क तो बेटा उठाना पड़ेगा। ओके, टाइम पीरियड इज चेंजिंग एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आवर इकोनॉमिक्स आल्सो शुड बी विथ स्टडी, डायनामिक स्टडी एंड नॉट अ स्टैटिक स्टडी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम फॉर कंजम्पशन, ये कहां से उठाया उसने? एडम स्मिथ की डेफिनेशन से उठाया। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, है ना, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। चलिए,
नाउ और इन फ्यूचर। अब ये कुछ बताने की जरूरत नहीं थी ना, तुमने ऊपर वाले पॉइंट में बता दिया है ओवर टाइम, मतलब व्हेन द टाइम पीरियड चेंजेस, तो या तो आज कंज्यूम होगा या तो बाद में। among what? Various persons in the society. So whatever goods you manufacture, whatever goods you are producing will be distributed among various persons in the society. तो ये हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में ऊपर आ ही गया था, ठीक है। चलिए एक और नया पॉइंट इसकी डेफिनेशन में है कॉस्ट बेनिफिट। इट एनालाइजेस कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ इंप्रूविंग पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। तो आपकी स्क्रीन पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, छोटा सा नजदीक आके देखो। कॉस्ट, न्यू इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, ये दो चीजों का खर्चा आएगा। हमें नए इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, हमें लोगों की ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। लेकिन उसके सामने बेनिफिट क्या है? अपनी इनकम बढ़ेगी, अपने ऑपरेशंस फास्टर होंगे, लेस वेस्ट होगा, है ना। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता के रखा हुआ है कि नया साधन लाना पड़ेगा। विल हैव टू बाय न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू मशीन्स, and we'll have to train our existing workers to operate on the new machine, so that will bring a cost। खर्चा आएगा उसका, ये हमारी जेब से जाएगा, लेकिन सामने मिलेगा क्या? इनकम बेटर होगी, अपना काम फटाफट होगा, टाइम बचेगा। टाइम इज ऑल्सो रिसोर्स, डोंट फॉरगेट, एंड देयर इज लेस वेस्ट, मतलब जो भी अभी तक वेस्टेज का परसेंटेज था वो परसेंटेज आपका कम होगा। ऐसे कई कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस हम सभी ने किए हैं कि मैं ये काम करूंगा तो उसके पीछे मेरे ये रिसोर्सेज, ये टाइम, ये मेहनत जाएगा, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा, वो मेरा बेनिफिट है। और हम आगे कब बढ़ेंगे? यस, व्हेन द बेनिफिट इज मोर देन द कॉस्ट, वी आर गोइंग टू प्रोसीड अहेड, ठीक है। सो ये पॉल सैमुअल्सन ने हमको बताया, ये पिछले इकोनॉमिस्ट ने कोई कॉस्ट बेनिफिट की बात करी नहीं थी, ठीक है। नाउ वी आर डन विथ ऑल द 4 डेफिनेशंस। तो फटाफट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं चारों की चारों डेफिनेशन का, और इसको आपको लिखना है एक जगह समरी में, ठीक है। पॉल सैमुअल्सन का डेफिनेशन खत्म होता है, उसके बाद एक सेपरेट पेज में इसको आपको लिख लेना है। एडम स्मिथ, देन केम अल्फ्रेड मार्शल, फिर कौन आया? लायनल रॉबिन्स, और फिर कौन आया? पॉल सैमुअल्सन। We are basically revising and recapitulating of what we had seen earlier. Okay? ये कोई नया पॉइंट नहीं है। क्या बोला एडम स्मिथ ने? इट इज साइंस ऑफ वेल्थ। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था? साइंस ऑफ वेलफेयर। लायनल रॉबिन्स ने क्या बोला था? साइंस ऑफ स्केर्सिटी। और पॉल सैमुअल्सन ने क्या बोला? साइंस ऑफ चॉइस एंड रिसोर्स एलोकेशन बोला। एडम स्मिथ की कौन सी बुक थी? वेल्थ ऑफ नेशंस। अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी बुक लिखी थी? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। लायनल रॉबिन्स ने कौन सी बुक लिखी? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हमने आज ही देखा। पॉल सैमुअल्सन ने कौन सा लिखा था? फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, जबकि उसने खुद ने इन तीनों के फाउंडेशन को इस्तेमाल किया था, ठीक है। खैर छोड़ो। फिर एडम स्मिथ की बुक कौन से साल में आई थी? 1776। अल्फ्रेड मार्शल 1890, लायनल रॉबिन्स 1931 एंड पॉल सैमुअल्सन 1947। इनकी डेफिनेशन क्या थी इकोनॉमिक्स की? एडम स्मिथ क्या बोले? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। अल्फ्रेड मार्शल क्या बोले? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। लायनल रॉबिन्स क्या बोले? इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। and पॉल सैमुअल्सन, सबसे बड़ी डेफिनेशन जिसके हमने ये टुकड़े करके रखे हुए थे, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी end up choosing with or without the use of money to employ scarce productive resources that could have alternative uses to produce various commodities over time and distributing them for consumption now or in future among various persons in the society। साथ ही साथ it always analyzes cost and benefits of improving patterns of what resource allocation, ठीक है। सो ये चारों चीजें आपकी एक पेज पे अवेलेबल होगी, तो क्लियर होगा कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या बोला था, कौन कौन से साल में बोला था, कौन कौन सी किताब में बोला था और क्या बोला था, ठीक है।
तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय।